फिर भी एक लग्जरी एसयूवी सामान्य क्षेत्र में रुका हुआ दिखाई दिया। उसने चारों ओर देखा, गाड़ी के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खींचा और पाया कि वो खुला है। उसने उत्साह से गाड़ी में घुस लिया, गाड़ी के अंदर से मूल्यवान चीजें ढूंढने लगा। परिणाम स्वरूप केवल एक सयान चश्मा मिला। फिर जब वो चलने की इच्छा कर रहा था, पर गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए थे। कांच प्रतिरोधी था, दरवाजे अभी अभी मजबूत किए गए थे। गाड़ी के अंदर की ध्वनि भी नियंत्रित की गई थी। इसके अलावा सिग्नल, ब्लूटूथ और इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिए गए थे। फिर भी उस आदमी को कैसे शुरुआत करनी चाहिए थी? ग्रे कैटमैन शहर के किनारे एक फाड़फाड़ी रिपेयर शॉप में आईडी काउंटर के सामने खड़ा था। उसकी नजरें निराशा से भरी थी और उसका मन खो चुका था। उसके चेहरे में कमजोरी के निशान थे। ये समाज के निचले स्तर पर जीवन बिताने वालों का एक उदाहरण है। आईडी ने देख पर एक गड़बड़ किया हुआ धन रखा और बॉस को बताया कि यह $350 है। बॉस ने आईडी से कहा कि यह $475 तक पहुंचना चाहिए। आईडी ने बहुत जोर देकर समझाया कि शेष इस हफ्ते की शुक्रवार को देगा। बॉस ने उसे बीच में रोककर ठंडे और निर्णयशील ढंग से कहा कि वो शुक्रवार को फिर से आ सकता है। आईडी के आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसका जीवन उस ट्रक पर पूरी तरह से निर्भर करता था। उसने पूछा कि जनरेटर को $825 क्यों लगते हैं। उसने कहा कि यह सिर्फ $400 का भाग है। अगर उसके पास सही उपकरण हो तो छोटे व्यक्ति भी इसे बदल सकते हैं। बाबू ने फिर से उन्हें टोक दिया। उन्होंने कहा कि यह विषय पर चर्चा करना अच्छा है। आईडी ने एक दूसरी रणनीति का प्रयास किया। उन्होंने ईमानदारी से और जिज्ञासु ढंग से स्पष्ट किया, वे गाड़ी चलाकर डिलीवरी करते हैं, गाड़ी से पैसा कमाते हैं, कार न होने से पैसा चुकाया नहीं जा सकता। बॉस के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उनकी नजरें और ठंडी हो गयी। उन्होंने इससे कहा कि या तो उन्हें उनका ऋण चुकाएं या उनकी नजरों से भाग जाएं। वे रिपेयर शॉप की ओर बढ़े। आईडी का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर उनकी पूर्व पत्नी का नाम दिख रहा था। ऐसा फोन केवल एक हमला है। आईडी ने कहा कि यह उसकी टोयर स्ट्रीट डॉटर है। फोन की दूसरी तरफ की महिला की आवाज क्रोध से भरी थी। तो आईडी ने फिर से इसी बात को कहा, याद दिलाया कि बुधवार और शुक्रवार उसके दिन है। उसने इस बात को साफ किया कि वो कभी अपनी बेटी को छोड़ नहीं देगा। अब उसकी बेटी स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही है। आईडी ने अपनी बेटी को बताने के लिए उससे अपनी माफी मांगी। पूर्व पत्नी की आवाज और तीखी हो गई, जैसे कि जब इद से पूछा गया कि उनके बीच का संबंध कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसे फोन ईद की दिक्कत को और बढ़ा देते हैं। उसने न केवल अपना जीविका साधन खो दिया, लेकिन अपनी बेटी की उम्मीदों को भी खो दिया और पूर्व पत्नी से अपने संबंधों को और खराब कर दिया। आईडी का दुनिया वास्तव में टूटने लगी और उसे सब कुछ संभालने की ताकत नहीं लग रही थी। जीवन की चोट से बचकर ईद फिर से घूमने लगा। दोस्तों से पैसा उधार लेने की कोशिश की, लेकिन हर फोन अनसुना रहा। हर कोशिश विफल होती गई। इन कोशिशों की ठंडापन ने ईद को गहरा दर्द दिया। वो सचमुच अपने अकेलेपन से प्रभावित हो गया। $475 इकट्ठा करने के लिए ईद ट्विस्टेड डोर्स का अध्ययन करने लगा। उन्होंने उन फांसी के समान कारों से कुछ मूल्यवान चीजें बेचने के लिए निकाल दी। आईडी एक गली में एक कुत्ते को पाया जो एक बंद कार में परेशान था। जब वो खुद की स्थिति में कठिनाइयों से गुजर रही थी, फिर भी वो रुककर मुझे पानी देने की कृपा कर सकी। ये छोटा सा काम आईडी की दिल की अच्छाई को दर्शाता है। युवा पीढ़ी जो निर्णय ले रही है, उसका एक स्पष्ट तुलनात्मक दृश्य। आईडी एक पार्किंग में एक काली लग्जरी एसयूवी को खोजती है। वो चारों ओर ध्यान से देखकर गाड़ी के पास जाती है। वो धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल खींचती है और पाती है कि वो खुला है। आईडी उत्साहित होकर गाड़ी में घुस जाती है, गाड़ी के अंदर से मूल्यवान चीजें ढूंढने के लिए। फिर भी वो एक संयोजक चश्मा मिल जाता है। फिर छोटे से खतरे के साथ जाते हुए कार का दरवाजा बंद हो गया। आईडी के मन में एक चिंता उठी। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है, कपड़ों का इस्तेमाल करके पीछे के स्टैंड पर घुमावदार मुठियां मारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सामान्य तरीकों से सब कुछ फैल गया। उसे नहीं पता था कि उसकी हर गतिविधि नजरबंदी की जा रही थी। अचानक कार का फोन बजना शुरू हो गया, जो तीखा और तीव्र था। आईडी ने फोन उठाने से इनकार किया, बल्कि और भी अशांत हो गई। वो टूल बॉक्स को उलट पलट करने लगी। एक कार टाइप ब्रांच को खोज लिया। सुबह से ही बाइक स्टेशन पर प्रयास व्यर्थ रहे। फोन लगातार बजता रहा। अब उसकी लड़ाई और भी मजबूत हो गई। आईडी ने दूसरा तरीका चुना, गाड़ी के दरवाजे के नीचे से शुरुआत करने का। एक कदम गलत चलने से उसकी बात घायल हो गई। दरवाजों को खोलने के बाद ही पता चला कि दरवाजों की टेक प्लेट में एक फेरी स्टील प्लेट थी। उसने मदद के लिए फोन करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सिग्नल भी नहीं मिला। इस स्थिति के सामने ईद ने एक हंसी दबाई। पीछे का मार्ग बंद था। उसने कांपते हाथों से गाड़ी के अंदर का फोन सोचा। एक अजनबी लड़का गाड़ी के अंदर से संचार प्रणाली से आया। उसने ईद को स्वागत किया और उसने कहा कि उसका नाम विलियन है, वो इस कार का मालिक है। आईडी सतर्कता से पूछता है कि विलियन क्या चाहता है। विलियन की आवाज में एक अचंभित शांति थी, जैसे उसे आईडी से कुछ समझाना हो। इस तरह वे एक दूसरे को समझ सके। वो आईडी से कहती है कि उसकी कार को पहले से ही 6 बार चोरी की गई है और पुलिस ने किसी को भी पकड़ा नहीं। आईडी के आज के इस दौरान 7वां हो गया। आईडी ने क्रोधित ढंग से चले जाने का मांगा। यह विरोधी पक्ष को दबाने का तरीका था, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ विलियम की हंसी थी, जो आईडी से बातचीत करना चाहता था। जब तक हम एक दूसरे से परिचित नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे को समझ नहीं लेंगे, तब तक आईडी को छोड़ नहीं देंगे। आईडी को इस अजनबी की गपशप सुनने की थोड़ी भी इच्छा नहीं थी। वो अपने मुख्य खाते से चिल्लाने लगी। गाड़ी के दरवाजे में जोर से टकराना, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस दिन यहाँ आने में उसे लगातार कठिनाई थी। तुम न सिर्फ धीमी गति से बात करो, तुम बहुत अधैर्य हो। वाकई एक चालाक लड़का हो। इस अत्यधिक क्रोधित हो गई और पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर निकल गई। उसने अपने बॉडी के पिस्तौल को निकाला और गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गोली वापस मुड़ गई और उसकी टांग में लग गई। उसे गंभीर जख्मी होने का सामना करना पड़ा। आईडी चिल्लाकर पास से गुजर रही महिला की मदद मांगने का प्रयास करता है। महिला रुक जाती है। आईडी सोचता है कि उसकी ताकतदार आवाज सुन गई है, लेकिन अपनी उम्मीदों के विपरीत। महिला अपने बोर्ड से एक लिपस्टिक निकालती है। अपनी लिपस्टिक लगाने के बाद वो चली जाती है। आईडी दर्द से गिर पड़ता है। खून उसके मुंह से बाहर निकलता रहता है। उसे रोक नहीं सका कि उसकी भारी सांसें और घुड़सवारी शुरू हो गई। जबकि विफेस प्रणाली के दूसरे छोर पर विशेष रूप से शांत था। उसने गाड़ी के अंदर खून का फैलाव देखा। यह अपनी गाड़ी की सफाई की चिंता करने लगी। आईडी ने अपनी चोट रोकने के लिए बंदाज किया और विफेस से 911 को फोन करने का इंतजार करने की अनुरोध किया। विफेस ने कहा कि पुलिस को फोन करना समय बर्बाद करना है। आईडी लगभग टूट गई। आवाज कांप रही है। फिर से अनुरोध करता हूँ, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए, मैं और नहीं चल सकता। विफेस ने कहा कि ईद भाग्यशाली है, क्योंकि सिस्टर सेक्स ने एक डॉक्टर को बचाया। सभी समस्याओं की कितनी गंभीरता है। ईद ने कहा कि खून रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। विफेस ने ईद
के कथन पर संदेह जताया। अगर आईडी ने धमनी को टकार दिया हो तो वो अब ज्ञानहीन हो गई होगी या शायद मर चुकी हो। आईडी एक तरफ गिरी हुई और सोच रही है कि उसे तुरंत चिकित्सा सहायता चाहिए। वो सभी को याद दिलाती है कि यह गाड़ी उसकी निजी संपत्ति है और वो इस तरह की घटनाओं से परेशान हो चुकी है। वास्तव में आईडी बहुत दुखी है। वो फिर से चिल्लाती है कि यहाँ खून बह रहा है, मौत की तरह लग रहा है और वेल दया से बाहर है। वो स्वीकार करती है सब कुछ उसके धोखे का हिस्सा था और इड उसमें फंस गया था। इड आकर्षण को प्रतिरोध नहीं कर सका। अब वो उसके हाथों में है और उसकी इच्छा से चलना होगा। इड को जागरूकता का भाव नहीं है। शिकायत करना किसी से बिल्कुल भी प्यार का एहसास नहीं कर सकती। वेल तुरंत इस बात को संदेशित करता है कि थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि प्यार जल रहे हैं। अब वो कहती है कि कोई एहसास नहीं है। ये दो अवस्थाएं एक साथ मौजूद नहीं हो सकती और इड तो भावनाओं में टूट गया। वो कहता है कि ये दोनों दर्द की स्थितियां हैं। एक तो गर्मी से दर्द है और दूसरा अंशुमान है। इसी समय पूरी कार की आंतरिक ध्वनि अवरोधन की गई है। इसके अलावा ये ब्लूटूथ और इंटरनेट संकेतों को भी अवरोधित करती है। आईडी अंततः टूट गया। उसने गुस्से में कहा कि वो एक पूरा पागल है। आईडी के गुस्से का सामना करते हुए विशेष चेहरा मानवतावाद की एक अद्भुत और भयानक प्रतिक्रिया है। वो खुद से बात करते हुए कहती है कोई भी उसे पागल नहीं कहा था। जब तक वो याद नहीं कर सकी कि किसने ऐसा कहा था। उसने इस डिजाइन में किया हर काम तर्कसंगत था। ये परियोजना गहन रूप से डिजाइन की गई थी। हर विवरण कई बार जांचा गया था। सभी संभावित परिस्थितियों को सब कुछ पहले से ही सोचा गया था। वेल ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में अपना स्वयं का विवरण दिया। उसने कहा कि उसका पिता अब नहीं है। फिर उसने अपने जन्म स्थान के बारे में बात की, एक छोटे से औद्योगिक शहर जो मान्या वेस्ट के करीब स्थित है। उसने सोचा कि इड को शायद उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन इसकी चिंता नहीं की। थोड़ा अधिक व्यक्तिगत रंग डालने के लिए वो गांधी तौर पर समस्या को सुझाने के लिए बारिश के रूप में डिजाइन किया गया था। उसने याद किया कि 7 साल की उम्र में उसने परिवार के साथ अमेरिका चले गए थे। उसके बाद वो लगभग हमेशा एक ही शहर और एक ही क्षेत्र में रही हैं। उसने जिस क्षेत्र में रही हैं वो एक उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र है। सूडान का दिखावा अजीब नहीं लगता, लेकिन वहाँ की गरीबी $10 लाख से कम नहीं है। आईडी ने जल और सूखापन के कारण आईबी को अपनी जरूरत की घोषणा की। वेल ने तुरंत उसकी बात को टोक दिया। उसे बताओ कि वो 48 घंटों के लिए इसे नियंत्रित कर सकती है, जब तक वो डॉक्टर से सीखती है। वो कहती है कि उसे अपना सोचने का तरीका फिर से डिजाइन किया। उसे अपने बड़े होने वाले समुदाय के बारे में बात करनी थी। वो कहती है कि उस समुदाय में बड़े होने से पहले बहुत बड़ी बदलाव नहीं आई। पहले लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ देते थे और अपने चरित्र और व्यवहार के लिए गर्व करते थे। जल्द ही इड विशुद्ध फेसबुक की गपशप में अधिक से अधिक ध्यान देने से बेहोश हो गई। जब फिर से जागा तो रात की गहरी शाम थी और पैर की चोट पर बंदाज लगा हुआ था। समय आगे बढ़कर दूसरे दिन आ गया। वेलियन की आवाज फिर से सुनाई दी। गाड़ी में भूख और गुस्सा उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसने अपनी असंतोष को क्रोध से व्यक्त किया। फिर भी वेलियन भाषा के प्रति बहुत सावधान था। उसने गुस्से के साथ दूसरों को गाली देने पर स्पष्ट रूप से विरोध जाहिर किया। अपने भाभी को गालियां पसंद नहीं है। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि बातचीत की आवश्यकता समझदारी है। आईडी तो सहमत हो जाती है। बस खाना और पानी मिलने पर वो बिना किसी शर्त के रुक जाएगी। उसने अपने जीवन को साझा करने के लिए विलास की दूरी नहीं छोड़ी। वो बताती है कि उसने पहले अपनी बेटी के पास एक फ्लैट खरीदा था। इसके लिए आदर्श था, प्रकाश अच्छा था और एक छोटा बगीचा भी था। ये भले ही आवारा नहीं है, लेकिन परिवार बनाने के लिए बहुत अच्छा है। वो कहती है कि ये 2 साल पहले दिसंबर में था। उस दिन की घटनाओं को वो याद रखती है। वहाँ खरीदारी करने गई थी। दोपहर का खाना उस रेस्तरां में खाया जिसे उसकी बेटी सबसे पसंद करती थी। पूरा दिन बहुत ही सुंदर था। फिर भी जब उसने अपनी बेटी को अपार्टमेंट पहुंचाया तो सब कुछ बदल गया। वे दरवाजे पर थीं। अचानक 2 पुरुष उनकी ओर बढ़ आए। वेलियन फेसबुक पर अपना कहाना सुनाते हुए आईडी की सब्र कम हो गई। वो अब कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं कर रही थी। 2 दिनों से उसके विपक्ष की कोई भी जीवन की घटना उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर निकल गयी। वो गाली देने लगी। वेलियन आईडी पर गुस्से से मशीन चलाने लगी। आईडी उसे देखने के लिए तैयार थी। उसने बार-बार शपथें खाई। भय और उतार चढ़ाव के साथ भावनाओं का नियंत्रण खोना। वेलफेस इस विशेष वाहन का नियंत्रण करता है। आईडी के मोटर में चरम तापमान परिवर्तन को बुरी तरह से परेशान करने वाली संगीत आदि। शहर का बंद स्थान आईडी की कैदखाना बन गया और वेलफेस एक निर्दयी शासक है जो उसकी यंत्रों का नियंत्रण करता है। हवा का तापमान से लेकर ध्वनि वातावरण तक, यहाँ तक कि उसकी जीवन मौत तक। रात को आईडी को अपनी रंगीन शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। वेलियन का फोन फिर से आया। आईडी पूरी तरह से नर्म हो गया और वेलियन को माफी मांगी और वादा किया कि फिर ऐसा नहीं करेगा। वेलियन ने इस तरफ स्मार्ट लेवल को बंद कर दिया। समय तीसरे दिन आ गया। वेलियन ने फिर से आईडी से नमस्कार किया। उसकी उम्मीद फिर से आरामदायक थी। एक छोटी सी खिजाने के साथ उसने देखा कि आईडी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ये संभव है कि यह भूख का पहला चरण है। वो डॉक्टर की तरह इड की स्थिति का विश्लेषण करती है। पूछती है कि क्या ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है? क्या आप अक्सर खाने के बारे में सोचते हैं? क्या आप अस्वाभाविक रूप से उदास हो गए हैं? इसलिए वह अपने आप को इन प्रतिक्रियाओं से जुड़कर उत्तेजित कर देती है। विपद के सामने शांत विश्लेषण। इड की सोच ठीक रहती है। वो इतनी वीरांगना क्या वास्तव में आगे के परिणामों को सोची है? अगर वो मर गई तो उसने शव को कैसे दबाएंगी? इस सुरक्षा कैमरों से भरपूर शहर में एक शव को छुपाना कभी भी आसान नहीं होता। आईडी ने और भी शक की बातें की। क्या वीरांगना वास्तव में इस खून के मानसिक बोझ को सह सकती है? लेकिन वीरांगना का जवाब बिल्कुल अटूट था। वो अपने लिए चिंतित नहीं थी क्योंकि कोई भी इड को याद नहीं करेगा। इड ने उस उपन्यास के सबसे कमजोर हिस्से को उल्लेख किया। वो बुराई से विलियम के दिल में दोषभाजन की बात कहती है। वो पूछती है कि विलियम क्या ये किताब पढ़ चुके हैं? और विलियम जवाब देते हैं कि वे बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। वो इड से पूछती है और तुम्हें? इड को घुसने का एहसास होता है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम मुझे गरीब होने के कारण साहित्यिक नहीं समझते? और चांदी का सामना हाल ही में हुआ। फिर भी उसने कोई कॉलेज नहीं किया, लेकिन उसकी क्षमता पूरी तरह से संभव थी। सब कुछ खून से बना है। वो उन लोगों की आलोचना करती है जिन्हें छोटी उम्र से बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा गया है। उन्हें दंडित करती है कि वे स्ट्रीट स्मार्ट्स के महत्व को समझते नहीं। विलियम का जवाब घृणा से भरा है। वो धीमी आवाज में कहती है कि शायद उसे अपनी शुरुआत में स्ट्रीट स्मार्ट्स का अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन उसने जब इड ने शहर के कैमरों को नष्ट करते हुए देखा तो दूसरा चेतावनी देता है। इस तरह की गतिविधि बुद्धिमान नहीं है, बल्कि यह उसकी तथाकथित स्ट्रीट अनुभव की घुमावदारी को खुला कर देता है। आईडी वापस सबसे अभावपूर्ण विषय पर लौट जाता है। उसके वास्तविक विचारों को फिर से जीवंत करने के लिए हत्या किसी को नष्ट कर देती है। वो खुद को मानती है कि उसने कई बुरी चीजें की हैं, लेकिन कभी भी किसी को मारा नहीं है। न तो वो सोचती है कि वो ऐसा कर सकती है, नहीं करने की इच्छा रखती है। उसकी पार नहीं उतरने वाली सीमा। विलियम इसे महत्वपूर्ण नहीं समझता। उसने ये कहकर हंस दिया कि यह बयान एक आयुध धारक पुरुष के मुंह से आया है। आईडी ने स्पष्ट किया कि यह स्वयं की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि उसके बड़े होने के वातावरण में पुलिस कभी भी जवाब नहीं देती थी। विलियम ने सहमति जाहिर की और यह बताती है कि यही कारण है कि वो इस विशेष गाड़ी में पहुंच गई है। अगर कार्यक्रम वास्तव
वास्तव में चल सकता है तो यह संभव है कि ऐसी कोई गाड़ी ही नहीं होती। वेल फेस बताता है कि उनके बीच कुछ सामान्यताएं होनी चाहिए। सामान वायु का संश्लेषण करने के अलावा उन्हें अंततः मौत का सामना करना होगा। आईडी फिर से वेल फेस से अपनी छूट की मांग करता है। मैं मरने वाला हूँ, संग्रहालय अब भाई बन गया है। वेल फेस ने शांत ढंग से कहा, आईडी अकेला नहीं है, वह भी मौत की ओर बढ़ रही है। कारण पोर्नोग्राफी में उसे एक समस्या है। ध्यानपूर्वक अनुमान लगाया जाता है कि उसकी जीवन की अवधि लगभग 4 महीने तक है। उसने स्पष्ट किया कि यह सब के कारण उसने इस वक्त की कार्रवाई को अपनाया है। उसने अपनी जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ बदलाव करने की उम्मीद की। उसने एक ऐसी न्यायता की तलाश की जो उसकी समझ में आती है। सभी लोग उसे सलाह देते रहे कि वो फेस करे, कानूनी तरीकों से समस्या का समाधान करे। उसे गिरफ्तार होने और दोष स्वीकार करने पर तैयारी थी और वास्तविक न्याय की ओर इशारा करना चाहती थी। लेकिन उसने समझा कि बात इतनी सरल नहीं थी। उसने पूरे कानूनी प्रणाली का तीव्र रूप से आलोचना की। पुलिस, न्यायाधीश और न्यायालय निर्बंधित राजनीतिक कटाव से अमूल्यकरण किए गए हैं। वो उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करती है जो उसकी दृष्टि में दुर्बल हैं। राजनीतिक गवर्नर और सरकारी अधिकारियों को जो लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें निराशा भरे छोटे लोगों कहती है जो देश और लोगों की चिंता नहीं करते बल्कि इन न्याय के अपराधियों को आश्रय देते हैं। इस धीमी देखभाल वाली नीति को देखें, ये केवल अपराधियों की हमलावरी को बढ़ाएगा। उसकी बातें और भी जोरदार हो गई। उसने माना कि उत्तेजित संस्थाएं न्याय को नहीं दिला सकती हैं, इसलिए उसने अपना स्वयं का रास्ता चुना। अपराधों का दंड देने का फैसला किया। आईडी ने अविश्वसनीय ढंग से प्रश्न उठाया, क्या यही उसकी न्यायता है? वो कार में फंसी हुई थी और आपको मारने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस व्यक्ति को न्याय का सच्चा मामला पता था। वेल ने अपने दृष्टिकोण को साबित करने के लिए एक उदाहरण का उपयोग किया। उसने कहा कि कुछ देशों में यदि किसी को ड्राइविंग के लिए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा दी जाती है। यह अपराधियों को डराने के लिए है और इड ने इस पर विरोध किया। उसने कहा कि लोग अक्सर किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, चोरी के लिए दोषी का हाथ निश्चित रूप से काट दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसे लगता है कि कई स्थितियों में इन देशों का रिपोर्टिंग तरीका अन्य स्थानों की तरह ही ज्यादातर निषेधात्मक है और त्वचा पर तीव्र नुकसान की बजाय वो रंग के आधार पर शक को चुनौती देती है और सवाल उठाती है, विशेष रूप से उन गंभीर और बार बार होने वाले अपराधों के साक्ष्य के खिलाफ। वो जानना चाहती है कि इन लोगों का अंतिम परिणाम क्या है। आईडी ने बहुत संक्षिप्त जवाब दिया, निश्चित रूप से 4 उंगलियां हैं। वेल ने तुरंत आईडी से अपनी समुदाय सुरक्षा संख्या प्रदान करने का अनुरोध किया। अच्छे व्यक्ति ने आईडी की पहली अपराध की जांच करने का आदेश दिया। यदि आईडी का पहला अपराध है तो वो इसे छोड़ देगी, लेकिन यदि यह एक गंभीर अपराध है तो वो सच कहना और माफी मांगनी होगी। फिर आईडी ने अपनी 4 उंगलियों को स्वीकार करने का अनुरोध किया और इसे अविश्वसनीय ठहराया। उसने संशय जताया कि दूसरा व्यक्ति वाकई संतोष समझ रहा है। वेफेस ने अपना स्वर जाहिर किया। उसने पूछा कि क्या वो इस दंड की सजा स्वीकार करेगी। इड ने इसे ठुकरा दिया। उसे ऐसी लेनदेन मुखी न्याय की कुछ भी स्वीकार नहीं होती। वेफेस ने कहा कि इस पर गहराई से सोचना चाहिए क्योंकि यह सहयोग केवल एक बार मिलेगा और वो अपनी इज्जत पर वादा करती है कि वो अपना वादा पूरा करेगी। इड को लगता है कि यह न्याय नहीं है, लेकिन वेफेस के लिए यह न्याय संगत फैसला है। इड ने बातचीत को वेफेस की गाड़ी की ओर ले गई। वो उससे ये पूछती है कि वो इस कार के लिए कितना खर्च किया। उसका अंदाज लगभग $10 लाख हो सकता है। वेलफेस ने कहा कि वो बहुत समृद्ध है। आईडी ने उसे फराक दे दिया। आईडी ने कहा कि वेलफेस जैसे लोग चोरी के लायक हैं, लेकिन वेलफेस ने जोर देकर कहा कि उसकी हर रुकी का उसकी मेहनत से मिली है। आईडी ने इस पर संशय जताया। पॉन्डेक्स ने उससे प्रश्न उठाया, क्या वास्तव में समय आ गया है कि खुद खून दे दिया जाए, खासकर इच्छाओं की शुल्क किसने भुगतान किया है। उसकी पहली उपलब्धियों के पीछे परिवार का समर्थन कम नहीं है, फिर भी वेला चर्चा को अधिकार से नैतिकता पर ले जाने की कोशिश करती है। उसका भविष्य शहर से बाहर निकलने की चर्चा में फंसा हुआ नहीं है, बल्कि सही और गलत की सीमा पर। उसने खुद से शुरुआत करके सब कुछ बनाया है। सिलसिले की स्थापना नहीं की गई है और वो चुनती है कि लगातार कड़ी मेहनत करके स्वर्ग की ओर बढ़े, खुद के लिए एक सम्मानित जीवन बनाए। विलफेस ने अपने अनुभव को एक वाक्य में सारांशित किया, चोरी मत करो। उसे लगता है कि यह सीधा है और इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि इस मुद्दे पर बाहर की राय भी हो सकती है जो ईश्वर, मार्क्स या कार्टेसन वंश के सिद्धांतों तक जा सकती है। लेकिन वो विवादों को याद रखने में कोई रुचि नहीं रखती। वो फिर से निष्पक्ष शब्दों में अपने विचार व्यक्त करती है। अब इस नैतिक न्यायाधीश के खिलाफ चित्रकार का अंत, समय के साथ सेवानिवृत्ति, शहर का पर्यावरण बुरा होता गया, भूख, जलवम और दर्द एडी की मजबूती को कम कर देते हैं। ऐसे अत्यधिक परिस्थितियों में एडी की जीवन रक्षा की प्रवृत्ति और मानवता की चमक एक दूसरे से विपरीत हैं। क्या उसने पीड़ित होने वाले को उसने अपने परिवार से, विशेष रूप से अपनी बेटी के प्रति गहरी प्रेम को बनाए रखा। एडी दर्द में अपनी बेटी सारा का नाम फुसफुसाती है। यह उसकी जीवन की एकमात्र शक्ति बन गई। एडी को अपने शरीर से निकलने वाले द्रव्य को देखकर वेई का चेहरा फिर से घबराहट से भर गया। एडी भ्रमग्रस्त और कमजोर होकर एक सवाल पूछती है। वहाँ विलफेस अंत में उसकी मौत की बात कर रहा है, फिर भी पहले उसने उसके घाव सुधारने में क्यों इतना प्रयास किया। विलफेस की इस पर गंभीर रिएक्शन है, मानो उसने किसी अविश्वसनीय जोक को सुना हो। वो अपने आप को एडी की मौत को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार करती है और इस प्रोजेक्ट पर अपना बहुत सा समय और पैसा खर्च करने का दावा करती है। यह इस तरह से नहीं समाप्त हो सकता है। इस सब कुछ न केवल ताकत के नाम की न्याय का अनुष्ठान नहीं था। रोड अपनी जीवन के अंत में एक आनंद खोजने की कोशिश कर रही थी। उसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसे इससे आनंद लेना चाहिए था, विशेष रूप से उसके पढ़ने वाले दिनों में। इस नियंत्रण विधि से उत्पन्न प्रक्रिया का अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए वेल ने एडी की निजी जानकारी को गलत तरीके से प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने प्रस्ताव दिया कि यदि एडी पूरी समुदाय सुरक्षा संख्या देगा तो वो पानी प्रदान करेगी और गाड़ी के अंदर की ऊंची तापमान प्रणाली को बंद कर देगी। लेकिन एडी सहयोग करने से इनकार कर देता है और केवल अपना नाम बताता है। एडी उसे और ज्यादा बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एडी फिर से बदला चुनाव प्रस्ताव करता है। पानी मिलने के बाद ही और जानकारी देने की इच्छा जाहिर करता है। फिर भी वेल इस चुनौती के तरीके को ठुकरा देती है। वो कहती है कि नियम एडी द्वारा निर्धारित नहीं हो सकते और वो खुद ही धमकी यंत्र और इस प्रक्रिया के प्रत्येक क्षण का आनंद ले सकती है। अंततः एडी टाल टोल कर अपना पूरा नाम बता देता है, एडी पेरिस। वेल फेस इस जानकारी से संतुष्ट है। सोचा जाए कि सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगना। एडी निराश होकर अंकों को पढ़ता है। वेल फेस दोहराते हुए लिखता है, इसमें उसे लगभग आरामदायक संतोष मिलता है। तो कहा गया कि एडी को ये बताया गया कि पानी निचले शहर में है। कैमरा एडी द्वारा घाव शहर में छिपा दिया गया था। समय बीतने से कोच के अंदर भारी शोक छा गया। एडी ने अचानक पॉकेट में कुछ स्क्रैच कार्ड मिलने का ख्याल किया। उनमें से एक पर कोई खुदाई नहीं हुई थी, लेकिन जब वो अंतिम संख्या को खुदा देखा तो एडी मुस्कुरा गई। वेल जानना चाहती थी कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। और
इस पल पर वेल की भावनाएं भी बदलने लगी। वो निर्वाह से कहीं, यह एक लव फेज अंतिम चरण का मरीज है। भावनाओं में उतार चढ़ाव तो रहता ही है, कभी रात का मूड अच्छा रहता है, कभी खराब। एरी कहती है कि वो सिर्फ घर जाना चाहती है। उसने एरी को बताया कि वे पुराने जीवन में कभी पूरी तरह नहीं लौट सकते। यही जीवन का सच्चा त्रासदी है। याद रखें कि वी का चेहरा एक गंभीर सोच के भाव से भर जाता है। आगे कैसे अपने टूटे हुए जीवन को जोड़े और कैसे आगे बढ़े। जब मन में धीरे धीरे समझ आती है वापस का रास्ता नहीं बचा है, उसे कुछ चोट लगती है और घटनाएं उसे ठीक कर सकती है। इस दर्द ने उसे अस्थियों तक पहुंच लिया है और यह उल्टा नहीं किया जा सकता। यह वाक्य फिंगर रिंग नेटवर्क को इंगित करता है और वेलफेस ने भी इजमाल किया कि वो अपनी बेटी इमा की पसंदीदा कृतियों में से एक है। एडी ने तो विषय बदल दिया और कहा कि अब उसे सिर्फ थोड़ा खाना और एक सिगरेट चाहिए। उसने सांस ली और कहा कि अगर एक सिगरेट मिल जाए तो वो कुछ भी कर देगी। चुपचाप रहने के बाद वो सिर हिलाती है, फिर धीरे धीरे माफी मांगती है। वो स्वीकार करती है कि इस कार में प्रवेश करना उसकी गलती थी। ऐसा करना उसकी गलती थी। उसने स्वीकार किया कि यह गलत था और इसके लिए वो बहुत पछताती है। उसकी बातें और भी सच्चाई से भरी होती जाती हैं। वो समझ गई है कि वेलफेस कहा था सही, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का एहसास होना चाहिए और वो खुद ही इस विश्वास को नष्ट कर रही थी। उसकी गतिविधियां स्वार्थी थीं और वो वास्तव में उस व्यक्ति की संपत्ति चुराने की कोशिश कर रही थी। उसने ये सब मान लिया और इसकी क्षमा चाही। फिर कुछ सेकंड रुककर बोली, उसने वास्तव में समझ लिया। एडी ने भोजन करने के बाद बालकनी पर जाकर वहाँ से चल दिया। एडी को अपनी बचाव के लिए लंबा समय था। वो जमीन पर खुद से बात कर रही थी। विमान के इलेक्ट्रिक सिस्टम पर ध्यान दें। उसने कहा कि पहले मुख्य शक्ति को बंद करना है, फिर सुरक्षा स्विच को खोजना होगा और मोटर सर्किट को बंद करने का प्रयास करना होगा। अचानक एक तीव्र मोटर की आवाज आई। एडिसन ने गहरी सांस ली। फिर संचार प्रणाली में वेला की आवाज आई। वो एडिसन की शांति से बाहर निकली और पूछी कि वो क्या कर रहा है। उसने पूछा कि वो ठीक से क्या नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो एडिसन को याद दिलाई कि वो हमेशा उसकी हर गतिविधि का ध्यान रखती रही है। समय चौथे दिन पर पहुंच गया। एडी गुप्त रूप से पैर का इशारा करके मुख्य बिजली को बंद कर देता है। फिर एडी अंत में पीले द्रव को पी लेता है। रात को एडी असाधारण रूप से स्टार्ट बटन दबाता है और गाड़ी चलने लग जाती है। लेकिन कुछ मीटर चलने से पहले वीडी दूरसंचार से नियंत्रण ले लेता है। वीडी कहता है कि गाड़ी को एडी के ऊपर ले जाया जाए। वीडी कहता है कि सामने की सड़क की दृश्य विशेष रूप से गहरा, मानो वास्तविकता की आलोचना में डूब गया है। उसकी एडी इन लोगों को देखती है, वे कितने बदतर हो गए हैं। उसकी आंखों में ये लोग अब लोग नहीं हैं और ये जानवरों की तरह जी रहे हैं। इससे पहले से ही बीमारी, ड्रग और अपराध से पीड़ित थे। उसने पूछा, पूरी समाज क्यों इसकी राजी है? हुनिंग ने कहा, ये सब स्वाभाविक है। फिर उसकी एडी इस शांत लगने वाले आवासीय क्षेत्र की ओर देखती है। ये बीजिंग एक सुरक्षित समुदाय है जहाँ बच्चों को पालन पोषण देने के लिए उपयुक्त है। सेशन में एडी थक गई है, किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए वो सीधे जवाब देती है। विलियम उन कैमरों की ओर इशारा करते हैं जो धन को निगाहबंदी करते हैं। लोहे के दरवाजे और चोरी से बचाने के लिए बात। ये सब वास्तव में डर से बना है, एक किले की तरह संरचित है। वो ये जोर देती है कि यह एक सबका सोचने का समय है। जब गाड़ी अचानक तेजी से चलने लगती है, एडी विलेन से धीमी गति रखने की अपील करती है। विलेन एक तरफ गति बढ़ाता रहता है, दूसरी तरफ उसे छोड़ने की इजाजत मांगता है। एलेन उन्हें कहाँ जा रहे हैं इस पर बहुत जोर देती है और विलेन बिना किसी विशेष उत्तर देकर कहता है कि एक मजेदार जगह। गाड़ी एक गली में रुक जाती है, लेकिन एलियन ने फिर से पूछा कि वो किस तरह काम करने जा रही है। विलियन ने उसे याद दिलाया कि एलियन ने गुप्त रूप से घर जाने की इच्छा व्यक्त की थी और यही वो स्थान है जहाँ वो लौटी है। उसने आगे देखते हुए दो गंदे आदमियों को देखा जो कह रहे थे कि उन्हें पुलिस से कोई डर नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि पुलिस नहीं आएगी। उन्होंने इस वास्तविकता को लंबे समय से स्वीकार कर लिया है कि उन्हें उपेक्षित और अनुमोदित किया जाता है। विलियन ने जल्दी से गाड़ी चलाई और एक गंदे आदमी के बारे में बोला। आइलैंड ने गंभीरता से चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं आता कि विलियन ऐसा कुछ वास्तव में कर सकता है। अब उसे एक और छोटे बदमाश का पीछा करना है। आइलैंड ने शेरों को रोकने का प्रयास किया, इससे अधिक जोड़ा न होने देने के लिए। उसने यकीन किया कि विलेन वहाँ से छोड़ देगा। शेरों ने उसे थोड़ी सी तर्कसंगतता वापस लाई, लेकिन विलेन नहीं रुका। वो अभी भी समाज की संरचना पर निजी रूप से नियंत्रण वाले अपने विचारों में डूबी हुई है। उसकी ठंडी और उत्तेजित दृष्टिकोण। उसका मानना है कि अगर एडी स्ट्रीट के लोग पूरी प्रणाली के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं तो क्यों इसका दंड उसी के सिर पर होना चाहिए। उसने इस अनुपलब्धता को एक अनुमति के रूप में देखा, इसलिए वो फिर से उस विकृत न्याय का उल्लंघन करने में जारी रही। एडी ने विलेन को रोकने की अनुरोध किया। उसने जिस व्यक्ति को चिल्लाया वह भी एक जीवित जीवन है, लेकिन विलियन इसे सुनने को तैयार नहीं था। जब वो दबाव डालती है कि सामाजिक संधि का उल्लंघन दंड मुक्त हो सकता है तो इस समाज में कोई कानून नहीं रहेगा। वो अपने कार्यों को एक आवश्यक चुनौती के रूप में औचित्यपूर्ण बनाती है। एडी क्रोधित होकर विलियन को विरोध करती है और विषय को चरम पर ले जाती है। वो घृणा से कहती है कि अगर यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर एक पूर्ण अनार्की की अवस्था शुरू कर दें। चेसी चाउसिंग को फिर से मार देती है। विलियन पूरी तरह से निजी गुप्त कक्ष की पागलपन में डूब गई और एडी केवल आशा करते हुए निराश होकर चिल्लाती है कि सब कुछ रुक जाए, लेकिन विलियन ठंडी तरह से उसे बताती है कि वो रुकना नहीं चाहती। विलियन दावा करती है कि नियमों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसे किसी भी नियम का पालन क्यों करना चाहिए। उसकी बातें ऐसी हैं जैसे अत्याचार को वैध बना दिया गया हो। उसने कहा कि शिकारी एक गैंग वायरस कार्यात्मक अपराधी है, एक नगण्य मानवीय कचरा। उस व्यक्ति के मरने के अलावा कौन उसे रोक सकता है। विलेन की चरम प्ररूप से सामना करते हुए एडी टूट जाती है और फिर से जोड़ दी जाती है। वो जीत चुकी है। विलेन एक विकृत सौदा पेश करता है। अगर वो पुरुष खुद उठ सकता है तो वो एडी को गाड़ी से छोड़ देगा, लेकिन इसका प्रतिबंध है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से खड़ा होना चाहिए, कोई बहाना नहीं। एडी उस पुरुष को निराशाजनक रूप से खुशी से मिल सकती है। उसने उसे उठने के लिए चिल्लाकर कहा। वो बार बार उसे उठने के लिए प्रोत्साहित करती है।
इस भावना के नियंत्रण से बाहर निकलने पर एडी पूरी तरह से फटकार देती है। वो विलेन को पागल और घोर शैतान कहकर गाली देती है और उसे खुद के हाथों मारने का सौदा करती है। लेकिन जब विलेन को सामना करना है तो नहीं सकता, बल्कि वो उत्साहित जवाब देता है। यही वो आत्मविश्वास है जो वो देखना चाहती थी। अडी के साथ खेलने के लिए बिना किसी प्रमाण के कपड़े बदलने का खेल शुरू कर दिया। क्रोध के साथ उसका सर बढ़ता गया। अडी बार बार गुस्से से भरी होकर चिल्लाने लगी और कार भी गति बढ़ाने लगी। अडी फिर से घबराकर रोकने का इशारा करने लगी, लेकिन विलियम उसके गुस्से को उपहास कर दिया। उसने अडी को दिलचस्प गलियारे की अडी कहकर उपहास किया। ये तो वही है जिसकी वो हमेशा पीछा कर रही थी। फासाद की क्रांति स्वयं में होती है। एडी ने वास्तविकता में लाने की कोशिश की और चिल्लाया कि रुको, लेकिन विलियम इस समय किसी अश्लील उत्कट भाग को सोच रहा था। उसने एडी को सुना कि मत टूटा देना सबसे अच्छा भाग। कॉप इंटरव्यू में रॉक और रोल की ध्वनि गूंज रही थी। एडी डर से टूट रही थी। उसने क्रोध से चिल्लाकर कहा कि रुको, लेकिन विलेन नहीं रुका। उसकी आवाज फिर भी खुशनुमा थी। विलेन मानव जंगल के आगमन का स्वागत करते हुए चिंगारियां उड़ा रहा था और एडी को डर से बार बार रुकने की चिल्लाहट के सिवाय कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज कार के अंदर गूंज रही थी। फिर सब कुछ बेकाबू रोलर कोस्टर जैसा था। यान का झूलने वाला प्रकाश, संचालन की संगीत दबाव को टुकड़े टुकड़े कर देता था। समय 5वें दिन पर पहुंच गया। विलियम ने कहा कि प्राइवेट ने एडी और सारा की सूचना लाई है। एडी ने उसके विरोध में पूछा कि वो क्या कह रहा है। विलियम ने अपने चेहरे को बदले बिना उसे बताया। वो उस अपार्टमेंट पर गई थी। एडी ने तुरंत इनकार कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है और विलियम जर्नलिस्ट की बात सुनने का इंतजार किया। जेन एमी ने खुद ही दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया था। वो सलाद का जिक्र करती है, कहती है कि उस लड़की ने अपना बायां आंख का काम किया था। एक बहुत ही शांत और सुशील लड़की थी। एडी चौंक कर पूछता है वो क्यों किसी अजनबी को घर में आने देगी, और विलियम और क्लिंट निराश होकर कहते हैं कि वे भी नहीं जानते, लेकिन वो निश्चित रूप से उसे आने देती थी। एडी गुस्साई ढंग से इनकार करता रहता है। उसे झूठ बोलने का आरोप लगाना। वो फिर से विलियम जिले की शांत भाषा में समझाती है अपनी योजना कितनी अच्छी तौर पर तैयार की गई है। वो एडी को यहाँ एक अस्थायी नियुक्ति के रूप में बताती है, एक अविवाहित अम्मा के लिए एक निःशुल्क संगठन की प्रतिनिधित्व करने के लिए। बाहर निकलकर उन्हें लैंसन के पिता से बच्चे की देखभाल के लिए धन मांगने की मदद करने के लिए। वो इसके लिए विशेष रूप से नकली व्यवसाय नाम कार्ड बनवाती है। एडी इसे विश्वास करने में कठिनाई के साथ पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यह उसके परिवार से कुछ नहीं संबंधित है, लेकिन विलियम ने धीरे धीरे स्पष्ट किया कि उनमें अनेक समानताएं हैं, क्योंकि वे सभी एडी के चार व्यवहार की शिकार हैं। एडी ने अपने प्यारे परिवार का जोर दिया, लेकिन जनसंख्या के इकट्ठे होने के खिलाफ विरोध करने के लिए, क्योंकि एडी केवल अपने आप पर ही ध्यान देता है और किसी की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, बस दूसरों को चोट पहुंचाने का काम करता है। एडी गुस्से से विलियम को बताती है कि वो उसे समझता नहीं, उसके अनुभवों और मन को नहीं समझता। विलियम ठंडे स्वर में एडी की वित्तीय समस्याओं को खोलता है। वो बताता है कि एडी 2 साल से बच्चे और पति के लिए भरने वाली रकम का भुगतान नहीं कर रही है। एडी इसे झूठ बताकर इनकार करती है। विलियम अचल रहता है और उसे बताता है कि यह गुप्त नहीं है, बल्कि यह खुलकर जानकारी है। उसे नहीं पता था कि वो पहले से ही क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर चुका था। एडी को लगता है कि वो बार बार याद दिलाना चाहिए कि वो बहुत मेहनती है। विल एडी से कहता है अदालत ने पहले ही तय कर दिया था कि वो एक अच्छा पिता नहीं है। एडी कुछ समझ नहीं सकती और चुप रह जाती है, लेकिन वो फिसफिसाकर कहती है मुझे पता है सारा मुझसे प्यार करती है। यह उसी क्षण की उसकी एकमात्र बाकी बची ईमान है। ये कार सारा के स्कूल के दरवाजे पर खड़ी है। विल का URIOUS है कि छोटी सी सारा ने एडी की स्ट्रीट स्मार्टनेस वाली सीधी है। एडी पर निक्कू में आ गई और विलियम को तुरंत चले जाने का आदेश दिया, लेकिन विलियम ने उसे सारा को देखते हुए अचानक वहाँ खड़ी देखा, मानो वो पिताजी की याद कर रही है कि वो घर ले जाएगा। सभी कारें सारा के साथ चलने लगी। उसने शांत ढंग से अनुमान लगाया सारा के घर तक केवल कुछ ब्लॉक ही हैं, लेकिन बढ़ते अपराध की दर को देखते हुए उसे लड़की की सुरक्षा की चिंता थी। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। ऐसे खतरों का सामना। एडी ने सभी आश्रय और प्रतिरोध को छोड़ दिया जो एक URINDER का प्रतीक है। वो विलेन की कार में घुसने के लिए खुद को बहुत खेद कर रही है। वो विलेन से उसे चाहिए क्या बताने की अनुरोध करती है। वो उसकी इच्छा को पूरा करेगी। विलेन से उसे विश्वास करने और सारा को नुकसान न पहुंचाने की अनुरोध करती है। तुम बात करो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फेवो दो, तुम मुझे छोड़ न माना। मैं करूंगा। माफ कीजिए, माको का अनुवाद बहुत अच्छा है। ये तुम हो नहीं, यह नहीं हो। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। डॉक से दूर न जाना, बहुत दूर न जाना, किसी भी प्रस्ताव करने। हम जानते हैं कि कानालिटी मैंने बल्ब खा लिया सिस्क। ये रोना चाहता था। पूरी तरह से दबाव में आ गया। एडी अपने मुंह में सभी को डाल दिया। इलेक्ट्रिक मोटर से आने वाली दर्द की चिंता किए बिना कार के अंदर की सुरक्षा नष्ट करना पड़ा। अवैध गति से इसे थोड़ा मदद मिली, लेकिन एडी रोक नहीं सका। गुस्से, लज्जा और डर की सीमा अंत में फट गई। यह अधीन नहीं रहा, बचाव या समझौते की भी नहीं। इस समय संकट में एडी आशा छोड़ दिया। उसने अपनी बेटी के लिए एक विदाई संदेश रिकॉर्ड किया, पछतावे और प्यार से भरी आवाज। एडी अपनी बेटी से माफी मांगता है, उम्मीद है कि वो इस संदेश को पाए। टेलोस डी कभी भी एक अच्छा पिता नहीं था। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन वो अपनी बेटी का पिता हो सकता था। यह उसकी एकमात्र अर्थपूर्ण कार्य था। यह उसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण चीज थी। एडी का विदाई संदेश उसके चरित्र में प्रकट होता है। गहरी नरमी और स्वपरीक्षण, जीवन की कठिनाइयों और गलतियों के बाद, लेकिन उसकी बेटी पर उसका प्रेम वास्तव में शुद्ध और सच्चा है। फिर भी अंत में किनारे पर रुक जाता है। एडी एक बूढ़े आदमी को उसकी ओर आते हुए देखती है। वो एक सवारी लेकर अपनी पहचान दिखाता है। मैं विलियम हूँ, आप मेरी कार में हैं। तुम विलियम।
उससे अपने गले को जाल से बांधने का अनुरोध करता है। एडी अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाकर एक गाड़ी देता है। विलियम के छोटे घर में बंद रहने पर उसे इससे बचना पड़ता है। वो धीरे धीरे जाल को लगाती है, अंततः अपने आप को डिजिटल गेट के साथ जोड़ लेती है। विलियम द्वारा कार में फंस जाती है। एडी की क्रूक गन उठाकर हिलाती है। उसे ये दिखाई देता है कि अब युवा लोग ऐसी चीजों से प्यार करते हैं, इसे बहुत सारे लोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वो एक और सरप्राइज निकालती है, एक गांजा सिगरेट। उसे गौरव से कहती है कि अब ये कानूनी है। सबसे पहले क्या समस्या थी? और फिर उसने तूफानी ढंग से कहा, ये लगता है कि राष्ट्रीय अपराध का मुख्य कारण है। उसने उस सिगरेट के फेर को आईडीसी को दे दिया। विलियम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। क्लासिकल संगीत कार के अंदर गूंज रहा था। विलियम आराम से बोला, उसे लगता है कि यह चयन बहुत अच्छा है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अना जीवित रहते समय सबसे प्यार करती थी गाने। फिर वो अचानक आराम से और निष्पक्ष ढंग से कहती है, आईडीसी से पहले मुझे संगीत का अधिक अभ्यास करना चाहिए था। कार का वातावरण तुरंत ठंडा हो गया। आईडीसी ने पूछा, जब वो माफ कीजिए कही। विलियम ने क्या उसे विश्वास किया? वो दुष्कर्म के नियंत्रण होने की अपनी प्रारंभिक इच्छा के बारे में और भी पूछी है। क्या एक माफी के लिए शुल्क लिया जाएगा? प्रेम। डी। विलियम को उसकी बेटी इमा के प्रेम के बारे में बताने के लिए कहा गया। यह विलियम की संवेदनशीलता को एक धार की तरह चुभाने लगा। विलियम ने लोगों की गुस्से से बचने का फैसला किया, लेकिन अगली पल वो अपना दर्द उतारने का फैसला कर लिया। उसे उस दिन की घटना को याद करना पड़ा। महिलाएं सड़क पर तोपखाने की लूट का शिकार हो गईं। लाइट फैंग ने उनके सभी तलवार चाकू चुरा लिए, लेकिन अभी भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर बिना किसी संकेत के उनका घोड़ा अजनबी की बंदूक से गाल मारा गया। उस क्षण समय जैसे तैसे ठहर गया। उसे याद है कि उनका घोड़ा नहीं चिल्लाया, बस अपनी चोट की ओर इशारा करता रहा और फाड़फाड़ी से पापा बोलता रहा। उसने याद किया कि वो आवाज इतनी हल्की थी कि लगभग सुनाई नहीं देती थी, और अगले पल उसने गिरकर सांस छोड़ दी। विलियम ने कहा कि उसने उस समय मुस्कान देखी। अब एक धमाके के साथ चला गया, हमेशा के लिए। $1500 के लिए सड़क की चालाकी के लिए। उसका गुस्सा पूरी तरह से जग गया। उसने विलियम को दोषी ठहराया, न केवल इस नरक की गाड़ी का निर्माण करने के लिए, लेकिन उसका उपयोग दूसरों को पीड़ित करने के लिए। वो जो हत्या को न्याय का साधन मानती है। वो इर्द गिर्द कहती है कि विलियम बैटमैन का एक विकृत संस्करण है, लेकिन विलियम इसे इनकार नहीं करता, बल्कि वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वो कहती है कि वो न्याय के लिए ऐसा करती है, लेकिन एडी यह सब कहता है कि वो केवल दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने ये बताया कि ऐसे नैतिक उच्च स्थान के दावों की गद्दारी। उसने दांत पीसते हुए शाप दिए। विलियम सिर्फ एक नकली पुलिस अधिकारी का दहशतगर्द है, जो बदलाव को न्याय के रूप में सजाता है, हत्या को ईमान के रूप में पेश करता है। वो दुनिया को इशारा करती है। विलियम को छोड़ दिया जा रहा है। विलियम को अभी तक सबसे खराब भाग क्या है, ये नहीं पता। विलियम अपनी चिंता को छुपाने में असफल हो गई है और पूछती है कि वो क्या है। एडी सीधे बताती है कि सबसे खराब भाग ये है कि विलियम ने अपनी बेटी के नाम पर छोड़ दिया है और कहा कि जो कि क्लब उसके लिए शर्मिंदा है। यह वाक्य विलियम में बजने वाली बिजली की तरह था। उसकी आवाज में पहले से भी अधिक क्रोध और दर्द था। एडी ने विलियम के छद्म रूप के पीछे की सच्चाई खोल दी। एक ऐसा वृद्ध जो शोक को संभाल नहीं सकता था, अपने दर्द को दूसरों पर क्रूरता के रूप में फैलाता है, न्याय के नाम पर अपनी नियंत्रण और अपराध की इच्छा को पूरा करता है। थोड़ी देर के लिए चुप रहकर वो एडी से एक सवाल पूछने लगी, तुम क्या हंस रहे हो? तुमको किस बात की खुशी है? बिच्छा। इस भावनात्मक टुकड़े की इस तनावपूर्ण संघर्ष में विलियम की न्याय की धारणा दीर्घकाल से गुम हो चुकी थी। बुद्धिमत्ता। और एडी ने अंततः उस आदमी को देखा जो दुख और शत्रुता के बंधन में फंसा हुआ था। बेहोशी से जागने वाले एडी ने तेजी से विलियम को नियंत्रित कर लिया और उसने उसे मारने की कोशिश की। एक फोन कॉल ने उसकी समझ को वापस लाया। फोन लेने के बाद उसकी बेटी ने उसकी छोड़ी हुई संदेश को प्राप्त करके पूछा कि क्या हुआ। जैसे वो डरी हुई सुनाई दे रही थी। एडी ने प्यासे और सिरान के साथ अपनी बेटी को सांत्वना दी और बताया कि वो ठीक है। सरल में भ्रामक एडी को मार दिया। क्या वो आज 2:15 बजे उसे लेने आएगी? एडी ने सोचे बिना पुष्टि कर दी कि वह शादी के मामले में चोट लगने पर एडी ने नींद की गड्डी फेंक दी। उसने डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय से पहले ही अपनी बेटी को छोड़ने का इंतजार नहीं किया। ये कार आग में जल गई। विलियम ने मजाक करके कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई। एडी ने विलियम द्वारा लाए गए हथौड़े का इस्तेमाल किया। उसने गाड़ी के पीछे वाले खिड़की को तोड़कर बाहर निकल आया, इसलिए वो कार संवर्धन स्थान पर आती है अपनी ट्रक को उस बॉस को बेचने के लिए जो पहले उसे इनकार कर चुका था, केवल समय पर यातायात का साधन प्राप्त करने के लिए। इस कदम ने एडी को पूरी तरह से अतीत को छोड़ दिया। बेटी के लिए फिर से शुरुआत करने का निर्णय। जब एडी स्कूल में पहुंचती है, थोड़ा देखती है कि उसके पिता भावों से भरे हैं। चौंककर पिता को लेकर चिल्लाती है, पापा। एडी अपनी बेटी को धीरे धीरे संभालकर उसे बताता है कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में दुख के बाद की शांति दिख रही थी और भविष्य की उम्मीद। एडी और विलियम बाहरी रूप से पूरी तरह से अलग लोग हैं। एक तो समाज के किनारे रहने वाला डिलीवरी ड्राइवर है, दूसरा तो समृद्ध लेकिन विकृत महसूस करने वाला डॉक्टर है। फिर भी उनमें किसी गहरी समानता का अनुभव है, सिस्टम और भाग्य के कैदी लोग।
लोग अपने तरीके से जीवन की अन्याय से लड़ रहे हैं। एडी की संघर्ष पदार्थ के स्तर पर है। भाई की समस्याएं, विफल शादी, अस्थिर जीवन। उसने जीविका निर्वाह और पिता के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। ये भी कानून का उल्लंघन करने से इनकार नहीं करी, लेकिन इस सब के नीचे उसके बेटी के प्रति गहरा प्रेम बना रहता है। उसके संरक्षण के लिए सब कुछ देने का निर्णय। विलियम की संघर्ष मानसिक स्तर पर है। बेटी को खोने का दर्द सामाजिक क्रम को उल्टा कर देता है और उसकी क्रोध को बढ़ाता है। उसकी कार्रवाई न्याय के लिए लगती है। वास्तव में यह एक विकृत आत्मा है। उसका दर्द बेटी को खोने से अधिक है। यह उसकी गलत राह चुनने का दर्द भी है, जिससे वो इस खोज का सामना करने की कोशिश कर रही है। इसे स्वीकार करके और ठीक करके संभव नहीं है, बल्कि अपनी पीड़ा को दूसरों की चोट के माध्यम से स्थानांतरित करना, ग्राहकों को फिर भी एक साथ रखना, मानवता, न्याय, उद्देश्य और पुनर्जीवन के एक जटिल मार्ग का निर्माण करना। अत्याचार की स्थितियों में हर कोई शिकारा या अपराधी बन सकता है और वास्तविक साहस इस चक्र को तोड़ने में है। अधिक सार्थक जीवन का चयन करना। इस अंततः अपनी बेटी के लिए जीने का चयन करता है, अपनी व्यक्तिगत पुनर्जीवन को नियंत्रित करता है, और विलियम अपने दुख और क्रोध में डूब गए। इस चुनाव का फर्क इस कहानी की सबसे गहरी व्याख्या है। जीवन की अन्याय और दुख के सामने हम अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करते हैं, जो अंततः हम किस तरह के हैं ये परिभाषित करता है।